हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जहां से प्रश्न पक्का बनेगा। और दोस्तों जो टॉपिक सभी विद्यार्थियों को कंफ्यूज करता है, आज उस टॉपिक का कंफ्यूजन होने वाला है दूर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के दिग्विजय अभियान के बारे में। जी हां दोस्तों, समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। और दोस्तों समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को विस्तृत किया था। हम कह सकते हैं कि एक विशाल गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम समुद्रगुप्त की दिग्विजय के बारे में जानने वाले हैं। साथियों यहां से प्रश्न डेफिनेटली बनेगा। 6 चरणों में समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की थी। और दोस्तों इसकी जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं समुद्रगुप्त की दिग्विजय। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे आर्यवर्त का युद्ध, उसके बाद में दक्षिणापथ का युद्ध, उसके बाद में आर्यवर्त की द्वितीय लड़ाई, आठवीं क्षेत्र की विजय, उसके बाद में प्रत्यंत क्षेत्रों की विजय, सीमावर्ती जो क्षेत्र है, उसके बाद में दोस्तों विदेशी शक्तियों पर विजय। 6 चरणों के अंदर समुद्रगुप्त ने दोस्तों क्या किया था? 6 चरणों में समुद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान, दिग्विजय अभियान चलाया था। चलिए दोस्तों, तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए। और यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम आने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अभी नेट जेआरएफ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्लासें बनाई जा रही है। ठीक है, लाइव नहीं आ रहा हूं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फ्लो में चलना है। ठीक है, लाइव के अंदर थोड़ी बातें वगैरह होती है। जब मुझे लगेगा लाइव आना चाहिए तब लाइव भी आऊंगा, डोंट वरी। आज ये क्लास दोस्तों अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। दिग्विजय का क्वेश्चन दोस्तों इजीली समझ में आ जाएगा। हर एक चीज समझाऊंगा। बस आपको क्या करना है दोस्तों, बस आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है ये आपके लिए, है ना। और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इतिहास एकेडमी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। देखिए आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों समुद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य की। आखिरकार समुद्रगुप्त ने इतना विशाल साम्राज्य बसाया था, तो दोस्तों इस दिग्विजय की आज हम बात करने वाले हैं। देखिए यह जो आपको मैप दिख रहा है दोस्तों, ये जो येलो येलो वाला जो हिस्सा है, ये समुद्रगुप्त द्वारा विजित क्षेत्र है। ठीक है, इतना जो क्षेत्र था दोस्तों, यह चंद्रगुप्त प्रथम का क्षेत्र था। ये वाला जो क्षेत्र दोस्तों, ये वाला, ये चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विजित क्षेत्र है। ठीक है, शकों पर विजय हासिल की थी उसने। और दोस्तों यह जो क्षेत्र है, ठीक है, यह जो क्षेत्र है दोस्तों, ये क्षेत्र समुद्रगुप्त द्वारा विजित था। इसके अंदर दोस्तों दक्षिणापथ वाला एरिया भी है, दक्षिणतम क्षेत्र। ठीक है, आर्यावर्त वाला एरिया भी है, याद रखना। इसके अंदर पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र भी है जिसमें ताम्रलिप्ति बंदरगाह आता है, जिससे गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का दक्षिणी पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के साथ में संबंध बना। ठीक है, तो यह जो क्षेत्र है दोस्तों जिसको मैंने ये जाली बनाई है, यह है हमारे समुद्रगुप्त का साम्राज्य। ठीक है, समुद्रगुप्त का साम्राज्य है ये। प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, ऐसी जानकारी हमें मिलती है प्रयाग प्रशस्ति के चौथे श्लोक में। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के शुरुआत में दोस्तों 8 श्लोक मिले हैं, जिसमें कुछ खंडित अवस्था में है, जिसमें चतुर्थ जो श्लोक है उसमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा के अंदर समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कहा था समुद्रगुप्त को कि आर्य तुम योग्य हो, जाओ पृथ्वी का पालन करो। आर्य तुम योग्य हो, जाओ पृथ्वी का पालन करो। और दोस्तों वाकई में समुद्रगुप्त इतना योग्य था, उसने अपने पिता के द्वारा दिए गए साम्राज्य को बहुत विस्तृत किया, बहुत विस्तृत किया दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों तो देखते हैं, अब हम समुद्रगुप्त की दिग्विजय के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों ये 6 चरणों में दिग्विजय हम देख रहे हैं, 6 चरणों में। अच्छा, दिग्विजय की जानकारी दोस्तों मिलती किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। भाई साहब प्रयाग प्रशस्ति को हरिशेन ने लिखा था दोस्तों, संस्कृत भाषा में, चंपू शैली में, ब्राह्मी लिपि में 33 पंक्तियां थी। ठीक है, पिछली वाली क्लास में सब करवा चुका हूं। प्रयाग प्रशस्ति को रट लेना, घोट लेना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दिग्विजय, सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि समुद्रगुप्त ने दिग्विजय किस उद्देश्य से की थी। दिग्विजय का उद्देश्य क्या था? समुद्रगुप्त की दिग्विजय का उद्देश्य था धरणी बंद, यानी पृथ्वी को विजित करना। ठीक है, पृथ्वी को विजित करना। तो धरणी बंद के उद्देश्य से समुद्रगुप्त ने विजय अभियान चलाया, दिग्विजय अभियान चलाया। 6 चरणों में देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आर्यवर्त का प्रथम युद्ध। देखिए दोस्तों यहां पर ये कुछ पंक्तियां लिखी हुई भाई, 13वीं और 14वीं पंक्ति, ये प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति है। प्रयाग प्रशस्ति में कुल 33 पंक्तियां हैं, जिसमें से 13वीं 14वीं पंक्ति में आर्यवर्त के प्रथम युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए मेरे दोस्त,
यह जो क्वेश्चन, अब ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब आने वाले समय में ये पंक्तियों से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कहां से, कहीं ना कहीं से तो लेवल बनाएगा ना। पंक्तियों को याद कर लेना, 6 ही चरण है, इतनी बड़ी बात नहीं है। आर्यवर्त की प्रथम लड़ाई दोस्तों 13वीं 14वीं पंक्ति में जानकारी मिलती है। उसके बाद में दक्षिणापथ का युद्ध 19वीं 20वीं पंक्ति में जानकारी मिलती है। किसकी पंक्ति? प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति। आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध दोस्तों 21वीं पंक्ति में जानकारी मिलती है। आठवीं राज्यों की विजय की जानकारी 21वीं पंक्ति में मिलती है। प्रत्यंत प्रत्यंत या सीमावर्ती क्षेत्र राज्यों की विजय की जानकारी 22वीं पंक्ति में मिलती है। विदेशी राज्यों पर विजय 23वीं और 24वीं पंक्ति में जानकारी मिलती है। ठीक है। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के प्रथम युद्ध में 3 शक्तियों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के युद्ध में 12 राज्यों को 12 शक्तियों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त की जो है द्वितीय युद्ध में दोस्तों 9 शक्तियों को पराजित किया था, 9 राजाओं को। ठीक है, 9 राजाओं को। अब ये आपको संख्याएं भी याद रखनी है, 3, 12, 9। दक्षिणापथ के 12 क्षेत्र, आर्यवर्त के 3 क्षेत्र। आर्यवर्त द्वितीय युद्ध में 9 क्षेत्र। ठीक है, बाकी आठविक प्रत्यंत राज्य और विदेशी राज्यों की हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी समुद्रगुप्त की विजय दिग्विजय। अभी हम एक एक युद्ध को पढ़ेंगे दोस्तों, डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले इस युद्ध को, इन युद्धों को जानने से पहले समुद्रगुप्त की पॉलिसी जरूर जान लीजिए कि समुद्रगुप्त ने किन किन क्षेत्रों के साथ में किस किस प्रकार की नीति अपनाई। अभी बताऊंगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पिछली बार 2022 के अंदर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का एग्जाम लगा था, उसमें प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, बताऊंगा कहां से प्रश्न पूछा गया था। देखिए दोस्तों, आर्यवर्त के साथ में कैसी नीति अपनाई थी? प्रेस भोद्रण, यानी कि जड़ से उखाड़ फेंकना। ठीक है। दक्षिणापथ के साथ कैसी नीति अपनाई थी? ग्रहण मोक्षानुग्रह, यानी दोस्तों उनके साम्राज्य को विजित करके उसे अपने साम्राज्य में न मिलाना, बल्कि उनको अपना करद बना के छोड़ देना। ठीक है। आठविक राज्यों के साथ में परिचारकीकृत, यानी उसको अपना सेवक बना लेना। ठीक है। ऐसे ही सभी के साथ में जो है अलग अलग पॉलिसी अपनाई थी। उन पॉलिसीज को देखना जरूरी है, पहले वो देखते हैं। आइए पहले वो देखते हैं। आइए देखिए, आर्यवर्तों के साथ में समुद्रगुप्त ने क्या नीति अपनाई थी? प्रेस भोद्रण की नीति। प्रेस भोद्रण की नीति के अंतर्गत क्या होता है भाई? पूर्णतः उखाड़ फेंकना या विलय कर लेना, यानी कि उस क्षेत्र को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकना और अपने साम्राज्य में विलय कर लेना। दोस्तों आर्यवर्त का जो क्षेत्र है वह उत्तर भारत वाला क्षेत्र है। संस्कृत ग्रंथों में आर्यवर्त यानी उत्तरी भारत, जहां पर आर्यों का निवास स्थान था। ठीक है। तो उत्तरी भारत से शासन चलाना आसान था, इसलिए समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत को विजित किया और उत्तरी भारत को अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन दोस्तों यहां पर दक्षिणापथ के प्रति समुद्रगुप्त की नीति कैसी थी? अरे एग्जाम में पूछते हैं, ये याद रखना, ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह का मतलब दोस्तों उन्हें जीत कर उनके साम्राज्य को विलय नहीं करना, बल्कि उनको अपना करद बना के छोड़ देना कि भाई आप टैक्स वगैरह कुछ हमें उपहार वगैरह भेंट वगैरह देते रहो और हमारी अधीनता में रहो, तुम्हारा साम्राज्य तुम्हारे पास में है। ठीक है। विलय न करना, विलय नहीं करना, मात्र करद बनाकर छोड़ देना। ठीक है। दक्षिणापथ की नीति, क्योंकि दोस्तों सुदूर दक्षिण में प्रशासन चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए दोस्तों दक्षिण के अंदर जो है इसने विलय नहीं किया। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की हम बात करते हैं सल्तनत काल के अंदर, तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। सुदूर दक्षिण में प्रशासन चलाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए दोस्तों समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, अपने विलय न करना, बस करद बनाकर छोड़ देना। ठीक है। कालिदास जो है दक्षिणापथ की विजय में दोस्तों देखिए, कालिदास के रघुवंश में, कालिदास का ग्रंथ है रघुवंश, इसमें इस तरह की विजय को, यानी कि ग्रहण मोक्षानुग्रह वाली विजय को क्या कहा गया है? धर्म विजय। और इसी आधार पर राय चौधरी जो है, राय चौधरी, हेमचंद्र राय चौधरी ने समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ की विजय को धर्म विजय कहा है। ठीक है। दक्षिणापथ के साथ ऐसी पॉलिसी अपनाई। अब आगे देखो नेक्स्ट, आठविक राज्य। आठविक राज्यों के साथ में कौन सी पॉलिसी अपनाई? परिचारकीकृत, यानी कि इनको अपना सेवक बना लिया, सेवक बना लिया, अपनी शरण में इनको अपना सेवक बना लिया। ठीक है। प्रत्यंत राज्य के साथ में कैसी नीति अपनाई? वेरी इंपॉर्टेंट, सर्व कर दान आज्ञाकरण प्राणामागमन। ठीक है। इसका मतलब देखिए दोस्तों, एक एक शब्द को अलग अलग करके देखिए। सर्व कर दान, यानी कि सभी प्रकार के कर देना, सभी प्रकार के कर देना, प्रकार के कर देना, सभी प्रकार के कर देना। इसमें ना ये जुड़ा हुआ है आज्ञाकरण, इसको अलग करेंगे तो क्या निकलेगा? आज्ञाकरण। आज्ञाकरण यानी दोस्तों आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना। तथा प्राणामागमन, यानी कि प्रणाम करने के लिए राजधानी में या दरबार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना, प्रणाम करने राजधानी आना या दरबार में उपस्थित होना। तो यह पॉलिसी अपनाई थी प्रत्यंत राज्य के साथ, यानी सीमावर्ती जो क्षेत्र थे उनको विजित करके उनके साथ में कौन सी पॉलिसी अपनाई? वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा आ जाएगा। सर्व कर दानाज्ञाकरण प्राणामागमन, ये पॉलिसी अपनाई थी प्रत्यंत राज्यों, सीमावर्ती राज्यों के साथ। किसने? समुद्रगुप्त ने। एक और पॉलिसी बच्ची, आइए देखिए,
विदेशी राज्यों को जीता और उनके साथ में कौन सी पॉलिसी अपनाई दोस्तों? बड़ी है, नाम बड़ा है, देखिए, आत्मनिवेदन, कन्योपायदान, गरुड़ मंदक, स्व-विषय, भुक्ति, शासन, याचनायुपाय सेवा। यानी कि दोस्तों आत्मनिवेदन यानी कि स्वयं सम्राट की सेवा में, आत्मनिवेदन स्वयं सम्राट की सेवा में, कन्योपायदान अपनी कन्या के साथ उपस्थित होकर, कन्या के साथ उपस्थित होकर या फिर कन्या को जो है एक प्रकार से गुप्त साम्राज्य में विवाह संबंध बनाकर कन्या के साथ उपस्थित होकर क्या करना आगे? गरुड़ मुद्रा यानी कि गरुड़ अंकित जो मुद्रा है उसका, गरुड़ मुद्रा पर अंकित राजाज्ञा, जो राजाज्ञा है, जो राजा की आज्ञा है गरुड़ मुद्रा पर अंकित, उसका अपनी भुक्ति के लिए यानी कि अपनी भुक्ति के लिए प्रयोग करने के लिए क्या करना? प्रार्थना करना। भुक्ति यानी प्रांत होता है एक प्रकार से, है ना, यानी कि अपने प्रांत के लिए गरुड़ मुद्रा अंकित जो राजाज्ञा है उसका प्रयोग करने के लिए निवेदन करना। ये पॉलिसी अपनाई थी किसके साथ में? विदेशी राज्य के साथ में, ठीक है। और ये आई हुई है दोस्तों एग्जाम में, ये स्कूल लेक्चरर के अंदर आई हुई है, देख लेना आप, 2022 का पेपर उठाना, उसमें आत्मनिवेदन का अर्थ पूछा गया है, ठीक है, कन्योपायदान का, इनके अर्थ पूछे गए हैं, ये वाली या फिर पीछे वाली, दोनों में से एक आया हुआ है। वैसे यही आई हुई है ना, जहां तक मैंने देखा है, एक बार आप भी देख लेना, ठीक है, इतना काम तो आप भी कर लेना। तो दोस्तों ये पॉलिसी आपको याद रखनी है, ठीक है, ये पॉलिसी आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी पॉलिसी जो है समुद्रगुप्त ने किन किन राज्यों के साथ अपनाई थी। आर्यवर्त के साथ में प्रस्भोधरण, क्योंकि आप खुद देखिए भाई, आर्यवर्त यानी उत्तरी भारत, उत्तरी भारत वाले क्षेत्रों को तो जड़ से उखाड़ना जरूरी है, क्योंकि वो आसपास ही है, उनको खत्म करना जरूरी, नहीं तो बार बार क्या करेंगे? परेशान करेंगे। दक्षिणापथ सुदूर दक्षिण है, उनको ग्रहण मोक्षानुग्रह, चलो ठीक है, विजित कर लो और उन्हीं को वापस दे दो, विलय मत करो, और उनको क्या कर दो? अपना करद बना के छोड़ दो। इस प्रकार की विजय को राय चौधरी ने क्या बोला है? धर्म विजय कहा है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आठविक राज्य के साथ परिचार के करत, सेवक बना लेना। प्रत्यंत राज्य के साथ में सर्वकर दानाज्ञाकरण, प्राणामागमन, और बाकी विदेशी राज्य के साथ में आत्मनिवेदन, कन्योपायदान, गरुड़ मंदक, स्व विषय, भुक्ति, शासन, याचनायुपाय, सेवा, ठीक है। ये याद करना है, मिलान करो ग्रुप में कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, याद करना है दोस्तों, याद करने वाली चीज है। आइए दोस्तों आर्यवर्त की प्रथम लड़ाई की बात करते हैं। आर्यवर्त की प्रथम लड़ाई में दोस्तों 3 शक्तियों को पराजित किया था। पहली शक्ति है अच्युत, दूसरा है नागसेन, तीसरा है कोतकुलज। कोतकुलज ये वंश का नाम है, ठीक है, बाकी राजाओं के नाम है, जैसे अच्युत है, नागसेन है, ये राजा के नाम है। देखिए संभवतः अहिछत्र वाले क्षेत्र में, अहिछत्र बोले तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के बरेली वाले क्षेत्र की बात हो रही है। एक अहिछत्र हमारे राजस्थान में नागौर दुर्ग है, अहिछत्र दुर्ग उसको बोलते हैं, ठीक है। बरेली स्थित रामनगर में अच्यु नामांकित सिक्के भी मिले हैं, ठीक है। तो एक अच्युत, दूसरा नागसेन, संभवतः नागवंशी राजा जो पद्मावती ग्वालियर में स्थित है, पदम पवैया का शासक था। और तीसरा है दोस्तों कोतकुलज। कोतकुलज दिल्ली व पूर्वी पंजाब से कोत नामांकित सिक्के मिलते हैं, और इसका संबंध जो है बुलंदशहर से भी है। तीसरे राजा का नाम नहीं है दोस्तों, केवल ये बताया गया है कि ये कोत वंश से उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो कुल मिला के आर्यवर्त की प्रथम लड़ाई के अंदर दोस्तों 3 शासकों के नाम याद रखोगे, अच्युत, नागसेन और तीसरा कोतकुलज। अब दोस्तों एक चौथे शक्ति का भी नाम मिलता है, लेकिन उसका केवल एक ही शब्द मिलता है, गै। उस गै से अर्थ दोस्तों निकाला गया है गणपति नाग, गणपति नाग, ठीक है, उसकी हम बात आगे करेंगे। मुख्य रूप से 3 शक्तियों को पराजित किया। आओ दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, दक्षिणापथ की विजय। दोस्तों दक्षिणापथ की विजय की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति की किन पंक्तियों में मिलती है? तो दोस्तों दक्षिणापथ की विजय की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं 20वीं पंक्ति में मिलती है। आर्यवर्त प्रथम युद्ध की जानकारी 13वीं 14वीं पंक्ति में मिलती है, ठीक है। तो 19वीं पंक्ति में जानकारी मिलती है किसकी? दक्षिणापथ की विजय की। आइए दोस्तों दक्षिणापथ की विजय की बात करते हैं। दक्षिणापथ की विजय में समुद्रगुप्त जो है वह 12 राजाओं को पराजित करता है। आपको दोस्तों राजा और उनका क्षेत्र याद रखना है, भले ये वर्तमान स्थिति आपको याद नहीं हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको दक्षिणी राज्य प्लस राजा का नाम याद रखना ही है, रखना ही है दोस्तों। चलिए, कौशल का राजा महेंद्र याद ही करने पड़ेंगे, महाकांतर का व्याघ्र राज, कोरल का मंटराज। इनकी वर्तमान स्थिति भी दी हुई है, देख लीजिए। जैसे कि वर्तमान स्थिति की अगर बात करें कौशल की, तो वर्तमान दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर, संबलपुर और बिलासपुर अंचल, ठीक है। अगर महाकांतर की बात करें तो वर्तमान बस्तर का अरण्य क्षेत्र यानी जंगली क्षेत्र। कोरल की बात करें तो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी का कोलार झील क्षेत्र। आगे देखिए, पिष्टपुर की बात करें तो यहाँ था राजा दोस्तों महेंद्रगिरी, ठीक है। वर्तमान स्थिति आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले का पीठापुरम। कोटूर की बात करें तो यहाँ का राजा था स्वामीदत्त, ओडिशा के गंजाम जिले का कोटूर। अगर दोस्तों एरंडपल्ली की बात करें तो दमन, और ये वर्तमान स्थिति है आंध्र के विशाखापट्टनम क्षेत्र में स्थित है। आगे देखिए, कांची की बात करें विष्णुगुप्त, दोस्तों लगा लो चारे सितारे, तारे सितारे दोस्तों, क्योंकि हर बार पूछता है विष्णुगुप्त पूछता है, बिकॉज दोस्तों दक्षिण अभियान के अंदर जो दक्षिणतम जो राजा था जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित किया था वो यही विष्णुगुप्त ही होता है, ठीक है। हालांकि इसका नाम पहले आ रहा है,
इसका नाम पहले आ रहा है, पहले नाम नीलराज हस्तिवर्मन के आने चाहिए। अगर क्रमशः नाम आए, अगर सीक्वेंस से लगाए तो दोस्तों फिर नीलराज हस्तिवर्मन के पहले आने चाहिए। दक्षिणतम कांची की बात करें दोस्तों फिर बाद में आना चाहिए नाम, लेकिन इसका नाम पहले आ रहा है, उसका भी एक कारण बताऊंगा आपको आगे। देखिए वर्तमान स्थिति दोस्तों, मद्रास स्थित कांचीवरम का पल्लव वंशीय शासक, याद रखना पल्लव वंशीय शासक था। यह समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान का दक्षिणतम शासक था, याद रखना। अभी दिखाऊंगा मैप। आंध्र के अनंतपुर जिले में स्थित, ठीक है, अविमुक्त राजा नीलराज, वर्तमान स्थिति आंध्र के अनंतपुर जिले में स्थित है, ठीक है। वेंगी राजा हस्तिवर्मन गोदावरी कृष्णा के मुहाने के बीच क्षेत्र स्थित है ये, ठीक है। सलंकायन वंश का शासक वर्तमान पोंडुवंगी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कुल 12 है। पालक उग्रसेन, इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमारे उग्रसेन को पालक पसंद है, हमारे उग्रसेन को पालक बहुत पसंद है, ठीक है। ऐसे याद कर लो, बिकॉज एग्जाम में ये आता ही है, ठीक है। यह संभवतः वर्तमान आंध्र के नेल्लोर अंचल में स्थित था। उसके बाद दोस्तों देवराष्ट्र का है कुबेर, आंध्र के विशाखापट्टनम जिले में एलम चिली। कुस्थलपुर का है धनंजय, इसकी वर्तमान स्थिति है दोस्तों कुस्थलपुर की उत्तरी अर्काट में पोलूर के निकट कुटलूर, है ना, अर्काट तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आपको क्या याद करना है यहाँ विशेष रूप से, देखिए सुनिए वापिस से देखिए, मैं आपको क्या बात बोल रहा हूँ, राज्य और राजा, वर्तमान स्थिति भले याद हो चाहे ना हो, राज्य और राजा याद कर लेना दोस्तों। मिलान करो के रूप में प्रश्न आएगा, एक तरफ राज्य दे दिए जाएंगे, एक तरफ राजा के नाम, मिलान करो, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे पराजित किया, किसे पराजित नहीं किया, एक नाम अलग आ जाएगा, है ना। याद रखने 12 संख्या पूछ लेता है, दक्षिण अभियान में कितने राज्यों को, कितने राजाओं को पराजित किया, 12, याद रखना, ठीक है। याद रखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से दोस्तों, देखिए एक तो है मंटराज, याद रखना एग्जाम में आता है। उसके बाद दोस्तों और एग्जाम में आता है विष्णुगोप, हस्तिवर्मा और नीलराज, ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है, बार बार आते हैं, याद रखना इनको। चलिए, और उग्रसेन आता है, याद रखना। ये 4-5 नाम तो याद कर ही लेना। ये दक्षिणापथ की विजय है दोस्तों। आइए देखिए दोस्तों, अब आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि इतिहासकार डुब्रिल है, इतिहासकार है डुब्रिल। डुब्रिल क्या बोलते हैं, डुब्रिल बोलते हैं कि समुद्रगुप्त के खिलाफ इन पूर्वी राज्यों ने एक संघ बनाया था, ठीक है। यानी कि ये जो राज्य है दोस्तों दक्षिणापथ के राज्य, इन्होंने एक संघ बनाया था, ठीक है। संघ बनाया जिसने समुद्रगुप्त को कोलार झील के निकट परास्त किया, ये डुब्रिल का मानना है, ठीक है, ये डुब्रिल का मानना है। और दोस्तों इस संघ का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम बताया गया है विष्णुगोप, विष्णुगोप, कांची का विष्णुगोप। अब देखिए दोस्तों, कांची ये रहा, है ना, पल्लव शासक था विष्णुगोप, ठीक है। बाकी वेंगी है, पिष्टपुरम है, ये ऊपर आ रहे हैं। अगर दोस्तों सीक्वेंस से देखें तो फिर कांची सबसे लास्ट में आना चाहिए था, लेकिन दोस्तों कांची जो है वो नीलराज और हस्तिवर्मा से भी पहले आ रहा है, कांची के राजा का नाम पहले आ रहा है ना। सीक्वेंस इस प्रकार का दिया हुआ है। तो डुब्रिल का मानना है कि हो सकता है इसने संघ बनाकर जो है सामना किया हो आगे चलकर, ठीक है, ये ऐसा डुब्रिल का मानना है। एक बात और देखते हैं दोस्तों, देखिए समुद्रगुप्त जो यात्रा की थी अपनी दक्षिणापथ के अभियान की, वह पूर्वी तट की तरफ से की थी, है ना, और पुनः वह इसी तरफ से लौट जाता है, यानी कि पूर्वी तरफ से आया और पूर्वी तरफ से ही गया। अब बहुत सारे इतिहासकारों को मानना है कि समुद्रगुप्त जो है वह इस प्रकार से आया था, इस प्रकार से आया और इस प्रकार से गया, है ना, यानी कि ऐसे आया और पश्चिमी की तरफ से होता हुआ गया। लेकिन दोस्तों समुद्रगुप्त अगर पश्चिम से होता हुआ जाता तो उसका संघर्ष यहाँ पर शक्तिशाली वंश वाकाटकों के साथ होना संभव था, है ना। अगर समुद्रगुप्त यूं आके और यूं जाता तो दोस्तों उसका जो संघर्ष है वो वाकाटकों के साथ होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन दोस्तों वाकाटकों के साथ संघर्ष का जो उल्लेख है वो प्रयाग प्रशस्ति में नहीं होता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त जो है वह इस प्रकार से आया था और वापस इसी रास्ते से चला गया, ठीक है। हम किस आधार पर कह रहे हैं, वाकाटकों के साथ संघर्ष की जानकारी नहीं मिलती है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई वो ऐसे आके ऐसे गया, पूर्वी तरफ से आया और पूर्वी तरफ से वापस चला गया। अगर हम ये बात कहते हैं कि पूर्वी तरफ से आया पश्चिम से गया, तो फिर वाकाटकों के साथ जो संघर्ष हुआ उसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं होता है, ठीक है। अब एक बात और सुनो आप, है ना, फिर भी दोस्तों वाकाटकों की शक्ति को जो है समुद्रगुप्त ने क्या किया था, नियंत्रित किया था, ठीक है। यहां पर एक वाकाटक नरेश है पृथ्वीसेन, पृथ्वीसेन का सामंत है, यानी वाकाटकों के सामंतों की शक्ति को नियंत्रित किया था समुद्रगुप्त ने। पृथ्वीसेन का सामंत है व्याघ्रदेव, और इस व्याघ्रदेव का संबंध जो है वो व्याघ्र राज के साथ बिठाया जाता है, जो कि अभी हमने पीछे 12 राजाओं में पढ़ा है, एक शासक व्याघ्र राज, ठीक है। किधर गया ये रहा व्याघ्र राज, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाँ वाकाटकों की शक्ति को नियंत्रित इसने किया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, है ना। बाकी दोस्तों एरन अभिलेख में भी उल्लेख होता है कि समुद्रगुप्त ने मध्य भारत पर जो है अपना नियंत्रित स्थापित किया था, ठीक है। चलिए, तो हम कह सकते हैं भाई जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वह वापस भी चला गया, ठीक है। आइए
ये जो एरिया दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे बंदरगाह हैं, ठीक है, बंदरगाह है। अगर समुद्रगुप्त अगर इन्हें अपने साम्राज्य में विलय कर लेता तो इन सभी बंदरगाहों का वह क्या कर सकता था, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में प्रयोग कर सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो पश्चिम पूर्वी बंगाल में, इधर बंगाल के अंदर दोस्तों एक बंदरगाह है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर अधिकार किया, और ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर अधिकार करने की वजह से जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ में जो है संबंध सुदृढ़ हुए, आर्थिक स्थिति को भी क्या हुआ दोस्तों, मजबूत हुई। अभी हम गुप्तकालीन व्यापार व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ताम्रलिप्ति बंदरगाह का बहुत महत्वपूर्ण रोल है समुद्री व्यापार के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के साथ में, ठीक है। आइए, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। आइए, नेक्स्ट है आर्यवर्त की द्वितीय लड़ाई। आर्यवर्त की द्वितीय लड़ाई का जो उल्लेख है प्रयाग प्रशस्ति कौन सी पंक्ति में हुआ भाई, कौन सी पंक्ति में हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में हुआ है, ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब आओ, द्वितीय लड़ाई में दोस्तों, आर्यवर्त की द्वितीय लड़ाई में 9 राजाओं को हराया था। कितने राजाओं को, 9 राजाओं को। आइए देखते हैं। अब इन 9 राजाओं के नाम याद रख लेना, वर्तमान स्थिति, ये क्षेत्र वगैरह याद मत रखना, अनुमानित क्षेत्र है, कईयों के नाम पता चलते हैं, कईयों की जगह पता है, कईयों की संभावना व्यक्त की गई है कि भाई संभवतः ये क्षेत्र रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि एक है रुद्रसेन, दूसरा है मतिल, पहले नाम देख लो, उसके बाद तीसरा है दोस्तों नागदत्त, चौथा है चंद्रवर्मा, पांचवा है गणपति नाग, ठीक है, छठा है नागसेन, सातवां है अच्युत। ऐसा बताया जाता है अच्युतों की जो शक्ति है इसको पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया था, अभी इस द्वितीय आर्यवर्त की दूसरी जो युद्ध है इसमें कर दिया। फिर है नंदी, फिर है बलवर्मा, ठीक है। और इनका जो अनुमानित क्षेत्र दोस्तों आप ये देख लीजिए, ठीक है। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आपको बस राजाओं के नाम याद रखने हैं, बाकी पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो तो, ठीक है। बाकी मुख्य रूप से दोस्तों आपको राजाओं के नाम याद रखने हैं कि संख्या पूछ ले तो आर्यवर्त के द्वितीय युद्ध में 9, अगर टोटल पूछ ले तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, 9, उसके बाद में 3 वो वाले पहले वाले, तो कितने हो गए दोस्तों, 12, ठीक है। और टोटल दोस्तों आर्यवर्त के द्वितीय युद्ध में 9 शक्तियों को पराजित किया था। आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई, इनकी जगह देख लेना। आर्यवर्त वाला क्षेत्र दोस्तों देखिए, अगर हम देखा जाए तो क्या होता है, आर्यवर्त यानी उत्तरी भारत वाला क्षेत्र, ठीक है। आर्यवर्त वाला क्षेत्र, आर्यवर्त की द्वितीय युद्ध के पश्चात दोस्तों एरन की विजय की थी, और एरन की विजय जो है वो हम कह सकते हैं कि उसकी अंतिम विजय थी उत्तर भारत की, उत्तर भारत की अंतिम विजय एरन की विजय थी। याद रखना समुद्रगुप्त ने एरन को अपना भोग नगर बनाया, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा, एरन अभिलेख में भी इस बात की जानकारी होती है, ठीक है। तो उत्तरी भारत में अंतिम विजय एरन की विजय, ठीक है। एरन को बनाया अपना क्या, भोगनगर। दक्षिणी भारत में जो दक्षिणी एकदम दक्षिणतम जो राजा था वो था कांची का विष्णुगोप, याद रखना, ठीक है, दक्षिणतम राजा कांची का विष्णुगोप। आगे देखिए दोस्तों, बाकी दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि इनके साथ में कैसी कैसी पॉलिसी अपनाई थी आर्यवर्तों के साथ में, आर्यवर्तों के साथ में पॉलिसी अपनाई गई थी प्रसबोधरण की, ठीक है, वो बार बार जिक्र नहीं करूंगा, वो पीछे आ चुका है, ठीक है। आगे देखिए, आठविक राज्य, आठविक राज्यों के साथ में कैसी पॉलिसी अपनाई थी भाई, आठविक राज्यों के साथ में पॉलिसी बनाई थी परिचारकीकृत, यानी कि इनको अपना सेवक बना लिया था। आठविक राज्यों पर नियंत्रण करना जरूरी था, क्योंकि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने के लिए दोस्तों ये बीच में ये लोग पड़ते थे, और जो दक्षिण भारत में जाते समय बाधा उत्पन्न कर सकते थे, ठीक है, इसलिए इन पर नियंत्रण करना क्या था, जरूरी था, ठीक है। देखिए, इन आठविक राज्यों की स्थिति फ्लीट के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर के मध्य वन क्षेत्र में थे, ये जंगली क्षेत्र में रहते थे। उत्तर तथा दक्षिणी भारत के बीच के आवागमन को सुरक्षित रखने के लिए इन पर नियंत्रण रखना जरूरी था। भाई उत्तर से दक्षिण जाए मान लो तो ये बीच में ये पड़ते थे, ठीक है, इसलिए इनको नियंत्रित करना जरूरी था, ठीक है। तो आठविक राज्यों को नियंत्रित किया किसने, समुद्रगुप्त ने। चलिए आगे देखिए, उसके बाद में प्रत्यंत, प्रत्यंत बोले तो दोस्तों सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र के साथ में कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, पीछे मैंने बता दिया, सर्व कर दान, ठीक है। उसके बाद में प्राणागमन, है ना, आज्ञानुकरण और प्राणागमन की पॉलिसी अपनाई थी इनके साथ में। प्रत्यंत यानी सीमावर्ती राज्य, ये दोस्तों पूर्वी और उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित थे और पश्चिमी सीमा पर स्थित थे, यानी समुद्रगुप्त के साम्राज्य के पूर्वी, उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर स्थित सीमावर्ती राज्य थे। अब देखिए दोस्तों, सीमावर्ती राज्यों में कुछ तो राजतंत्र थे और कुछ गणतंत्र थे, कुछ तो राजतंत्र थे और कुछ गणतंत्र थे, ठीक है। तो दोस्तों आपको जैसे कि राजतंत्र की बात करें तो 5 तो राजतंत्र थे, ठीक है, और दोस्तों 9 गणतंत्र थे, ठीक है, 5 राजतंत्र थे, 9 गणतंत्र थे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इन राजतंत्रों की और गणतंत्रों की। पूछ लिया जाए भाई कौन से राजतंत्र थे, कौन से गणतंत्र थे, तो आपको याद रहने चाहिए। देखिए, राजतंत्र की बात करें जो कि उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित थे, 5 नाम है दोस्तों, वर्तमान स्थिति भले याद ना हो, 5 नाम याद रखो, समतट है, डवाक है, कामरूप है, कुर्तपुर है और नेपाल है। ये 5 राजतंत्र थे। अब पूछ लिया जाए कौन से राजतंत्र कौन से गणतंत्र, तो याद रखना, ठीक है। समतट पूर्वी बंगाल आधुनिक बांग्लादेश के समुद्र तटवर्ती क्षेत्र, डवाक असम का नौगांव जिले में स्थित डबोक, कामरूप आधुनिक असम का केंद्रीय भाग, कुर्तपुर कुमायूं गढ़वाल तथा रुहेलखंड का प्राचीन कतुरियार राज प्रदेश, इसके अलावा आधुनिक नेपाल, ठीक है, नेपाल यानी कि आधुनिक नेपाल, यहाँ लिच्छवी का शासन था, ठीक है, ये देख लेना। तो दोस्तों ये तो थे 5 राजतंत्र। अब आ जाओ 5 गणतंत्रों की बात करते हैं, सॉरी 5 नहीं 9,
नो गणतंत्र। पश्चिमी सीमा पर स्थित थे गणतंत्र, नो थे मालव जो कि मंदसौर, दशपुर एमपी, टोंक मेवाड़ तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, अर्जुनायन जो कि दिल्ली जयपुर आगरा, योधे जोहियाबार, सतलज के दोनों किनारों वाली भूमि और पंजाब। इसके अलावा रोहतक के समीप खोखरा कोट से योद्धे सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में मिले, तो योद्धे क्षेत्र हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, मद्रक यानी कि रावी चिनाब के मध्य क्षेत्र, राजधानी शाकल सियालकोट, फिर आभीर सिंधु घाटी का दक्षिणी भाग व पश्चिमी राजपुताना, फिर प्रार्जुन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में स्थित। इसके अलावा सनकानिक भिलसा के निकट ग्वालियर प्रदेश। इसके अलावा काक सांची प्राचीन नाम काकना दबोट, और खरपरिक दमोह मध्य प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, 9 नाम याद रख लेना, भले ही आपको वर्तमान स्थिति याद हो नहीं हो, 9 नाम याद रख लेना, बहुत है, काफी है, 9 नाम याद रख लेना। ठीक है, आइए आगे देखिए नेक्स्ट। तो और संख्या याद रखनी, तो इस प्रकार से टोटल 14, 5 राजतंत्र, 9 गणतंत्र, टोटल 14। उसके बाद दोस्तों विदेशी शक्तियों पर विजय। विदेशी शक्तियों की बात करें तो दोस्तों देवपुत्र शाहनुशाही है ना, इनका संबंध बिठाया जाता है कुषाणों से, क्योंकि ऐसी उपाधियां होती थी कुषाणों की। और दोस्तों यह एक कुषाण राजा था जिसका नाम किदार, जिसकी किदार की उपाधि थी। ठीक है, तो यह एक कुषाण राजा किदार जिसकी उपाधि थी। देवपुत्र शाहनुशाही दोस्तों कुषाणों की उपाधि हुआ करती थी। ठीक है, तो यह कुषाण राजा किदार की उपाधि थी। पश्चिमी पंजाब पेशावर क्षेत्र का राजा था ये। ठीक है, इसके अलावा शकों के ऊपर से दोस्तों हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का विनाश किया था, शकारी उपाधि धारण की थी। वैसे दोस्तों पश्चिमी मालवा गुजरात तथा काठियावाड़ वाले क्षेत्र के शासक थे ये। समुद्रगुप्त का समकालीन शासक दोस्तों रुद्र सिंह तृतीय था। ठीक है, आगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पढ़ते हैं हम इसको। आगे देखिए नेक्स्ट, मरुंड का संबंध बिठाया जाता है, चीनी स्रोतों में मरुंड जाति को मेवलुन कहा गया है। हेमचंद्रकृत अभिधाम चिंतामणि से ज्ञात होता है कि मरुंडों का राज्य आधुनिक लंपाक लंगमान में स्थित था। इसके अलावा दोस्तों और क्या है, सिंहल यानी दोस्तों लंकादीप, और सर्वद्वीपा सभी का मतलब दोस्तों यह है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप समूह है ना। समुद्रगुप्त ने ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर अधिकार किया, और ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर अधिकार करने के साथ ही दोस्तों क्या हो गया, दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ भी जो है संबंध स्थापित हो गया। तो गुप्त काल तक दक्षिणी पूर्वी एशिया में अनेक भारतीय उपनिवेशों की स्थापना हो चुकी थी, अतः इस पंक्ति का तात्पर्य दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के देखिए विदेशी शक्तियों में देखें देवपुत्र शाहनुशाही, कुषाण शासक केदार, शकों में दोस्तों रुद्र सिंह तृतीय, मरुंड का संबंध दोस्तों मेवलुन से कहा गया है। उसके बाद दोस्तों सिंहल यानी लंकादीप, और सर्वद्वीपा सभी यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों को जो है समुद्रगुप्त ने विजित किया था। तो दोस्तों 6 चरणों में हो गया। सबसे पहले हमने देखा आर्यवर्त की प्रथम लड़ाई। ठीक है, उसके बाद हमने दक्षिणापथ का युद्ध देखा। दक्षिणापथ के युद्ध के अंदर आर्यवर्त की प्रथम लड़ाई में 3 राजाओं को हराया था। दक्षिणापथ की जो युद्ध हुआ था दोस्तों उसमें 12 राज्यों को हराया था। उसके बाद दोस्तों आर्यवर्त की द्वितीय लड़ाई, उसमें 9 राज्यों को हराया था। उसके बाद दोस्तों 8वीं क्षेत्रों पर विजय हासिल करी, सीमावर्ती क्षेत्रों पर विजय हासिल करी, और सीमावर्ती क्षेत्रों में राजतंत्र थे, कुछ गणतंत्र थे, 5 राजतंत्र थे, 9 गणतंत्र थे, टोटल 14। और दोस्तों उसके पश्चात जो है विदेशी राज्यों पर जो है विजय हासिल करी। विदेशी राज्यों के अंदर देवपुत्र शाहनुशाही, शक, मरुंड, ठीक है, और लास्ट के अंदर दोस्तों सिंहल और सर्वद्वीपा सभी। ठीक है, तो ये जो थी समुद्रगुप्त की दिग्विजय थी। अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, ठीक है, पॉलिसियों के नाम याद रखना। पॉलिसी से प्रश्न जरूर बनते हैं कि भाई कौन सी पॉलिसी किस किस क्षेत्र के साथ अपनाई। आर्यवर्त के साथ में प्रसबोधन की, ठीक है, दक्षिण पथ की विजय में दोस्तों ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की, है ना। उसके बाद में 8वीं राज्यों के साथ में कौन सी पारिचारिकी कृत, प्रत्यंत राज्यों के साथ में कौन सी, है ना दोस्तों, याद रखनी है आपको, याद हो जाएंगे, मैं सारा बता चुका हूँ। पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम क्या है दोस्तों, इतिहास अकेडमी। हिंदी में लिखना इतिहास, हिंदी में लिखोगे क्या इतिहास, और इंग्लिश में लिखना क्या अकेडमी, इंग्लिश में लिखोगे क्या अकेडमी। तो दोस्तों इतिहास अकेडमी टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, लगभग 3500 के आसपास लोग हैं उसके अंदर, आराम से जुड़ जाना, पीडीएफ वहीं मिल जाएगी। यूजीसी नेट का एग्जाम है भाई साहब, इस डॉक्यूमेंट को संभाल के रख लेना, अगर लगना है एग्जाम क्वालिफाई करना है तो पढ़ लेना, नुकसान कुछ होने वाला है नहीं। नहीं लगना, ऐसे ही घूमना फिरना, तो दोस्तों वो आपकी मर्जी है, मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना, वो आपकी मर्जी है भाई। अगर इसे पढ़कर एक विद्यार्थी का भी भला होता है तो दोस्तों अपना काम सफल है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, छोटा सा चैनल है ना, छोटे से चैनल और छोटे से गुरुजी हैं, है ना। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पर ज्ञान का भंडार है, इतिहास अकेडमी नाम है, इतिहास के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं है। इस प्रकार की पीपीटियाँ दोस्तों आपको इतने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ, इतनी सारी बुक से अध्ययन करके दोस्तों आपके सामने ये पीपीटियाँ लाई जाती है, ठीक है। तो इतिहास का महत्वपूर्ण जो है कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। चैनल छोटा है, गुरुजी छोटे हैं, लेकिन दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि अगर मैंने ये एग्जाम 2-2 3-3 बार क्वालिफाई किया है तो इतनी क्षमता तो रखता ही हूँ, इतना सामर्थ्य तो रखता ही हूँ कि आप भी इस एग्जाम को आपको भी एग्जाम क्वालिफाई करवा सकूँ, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं,
कोर्स चल रहा है दोस्तों, बहुत धीरे चल रहा है, मैं जानता हूँ कछुए की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे इतना जरूर सुकून मिलेगा कि मैंने एक बार ही बनाया, लेकिन दोस्तों ऐसा बनाया कि फिर उसका मुकाबला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कंटेंट अपना बेहतरीन है, बाकी ये क्लासेस आप देख ही रहे हैं, और अपना जो है इतिहास एकेडमी की जो है एप्लीकेशन भी है दोस्तों, उस पर जो है एंशिएंट हिस्ट्री मैंने शुरू किया था, काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है, लेकिन दोस्तों उसमें क्लासेस चल रही है, थोड़ा लाइफ में उतार चढ़ाव की वजह से क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाई, लेकिन उसमें भी फिलहाल क्लासेस चल रही है, 100 क्लासेस होने वाली है उसमें, गुप्त काल पूरा हो जाएगा, और आगे का जो थर्ड यूनिट है उसको भी मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ, अगर आप चाहे जुड़ना तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों कंटेंट अच्छा बना रहा हूँ, और अच्छी चीज़ में हमेशा वक्त लगता है ना, बेहतरीन चीज़ में वक्त लगता है, ये ताजमहल बहुत बेहतरीन था दोस्तों, आज भी उसकी जो है ख्याति हमारे बीच में है, तो उसको भी 22 साल लगे थे बनने में, है ना, तो खैर 22 साल तो नहीं लगेंगे, है ना, लेकिन दोस्तों थोड़ा वक्त लग रहा है, और नेट का सिलेबस है, टाइम लगता है, तो ठीक है, आप देखिएगा, और जो जुड़ना चाहे जुड़ सकता है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और किसी प्रकार की कोई क्वारी हो तो नंबर अपना दिया ही हुआ है दोस्तों, याद कर लेना, बाकी लाइव क्लास भी जल्दी देखते हैं दोस्तों कब लाइव, अभी तो एग्जाम आ चुका है ना, दिसंबर के लिए कुछ करेंगे रेगुलर, अभी रेगुलर करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति सही होगी दोस्तों रेगुलर भी आएंगे, बहुत मन करता है लाइव जुड़कर आपसे बात करने का, है ना, बहुत मन करता है, लेकिन क्या करें, कुछ सिचुएशन ही ऐसी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, सब शुरू करेंगे वापस से पहले की तरह जोश में। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।